हेलो स्टूडेंट्स। तो आज थर्मोडायनेमिक्स पर फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम ओनली इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और जो इसकी टर्मिनोलॉजी है इनको समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे सिस्टम को कि जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स में किसी चीज़ के ऊपर स्टडी करेंगे इसके ऊपर हम प्रेशर टेम्परेचर या वॉल्यूम, ठीक है, इनके वेरिएशन को देखेंगे। यानी हम किसी सिस्टम पर स्टडी करेंगे। ठीक। तो एक सिस्टम को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि सिस्टम क्या होता है। ठीक। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए मुझे स्टडी करना है। ये सिलेंडर है, इसमें ये पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है। और इसके अंदर गैस है जिसका प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, और ये वॉल्यूम जो है इस सिलेंडर का ये V है। मुझे स्टडी करना है इस गैस के ऊपर। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक रीजन बना लेता हूँ इमेजिनरी कि ये इस तरह से बंद है। तो अब मेरा जो रीजन ऑफ स्टडी हो गया है वो इसके अंदर अंदर है। मुझे स्टडी यहाँ यहाँ करनी है। तो मुझे अब इस चीज को मैं बोल सकता हूँ सिस्टम। यानी सिस्टम का मतलब सिंपल है, जिस रीजन को हम चुनते हैं स्टडी करने के लिए उसको हम सिस्टम बोलेंगे। कुछ भी हो, जैसे अगर हम ये ब्लॉक है, मुझे इसके ऊपर स्टडी करनी है कि इसका टेम्परेचर कितना है इस टाइम पर। ठीक है। और इसके ऊपर जो भी थर्मोडायनेमिक जो भी इसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इसके बारे में मुझे अगर देखना है, तो मेरे लिए ये सिस्टम हो जाएगा। तब मैं इसको बोलूंगा सिस्टम। ठीक है। उसके बाद आता है सराउंडिंग। तो सराउंडिंग में सिस्टम के अलावा जो कुछ भी है बाहर आसपास वो सब कुछ आ जाएगा सराउंडिंग। इसमें अगर देखें तो हम इस रीजन में स्टडी कर रहे हैं, इसके अलावा जो कुछ भी है, ये पिस्टन है, ये बाहर की वॉल है, या वो जो कुछ भी है, ये सब आ जाएगा सराउंडिंग में। यानी जिस रीजन में हम स्टडी कर रहे हैं उस रीजन के अलावा उसके बाहर जो कुछ भी है वो सब आएगा सराउंडिंग में। ठीक है। तो सिस्टम ने देखा, सराउंडिंग देखा, और बाउंड्री। बाउंड्री जो यही हुआ जो हमने सिस्टम को इस लाइन से डॉटेड लाइन से बनाया था, इमेजिनरी जो ये रीजन जो बना रहा है इसको हम बोलेंगे ये बाउंड्री। ठीक है। इससे हमने सेपरेट किया इसको। इसी तरह हम अगर इस सिस्टम को कर रहे हैं तो हम इस मान लीजिए इसको मैं इस तरह से रीजन सेलेक्ट करता हूँ, इस तरह से बाउंड्री बना। तो ये इमेजिनरी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। ठीक है। जैसे अगर ये बॉक्स है, इसके अंदर अंदर करो तो इस बॉक्स की अंदर वाली लाइनिंग से बंद है, तो इसकी वजह से ये जो बाउंड्री है ये सॉलिड भी है। ठीक है। और इमेजिनरी कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम इसका नाम लेंगे तो बार बार तो हम डिफाइन करेंगे नहीं कि सिस्टम क्या है। बस आपको समझना होगा आपके माइंड में जैसे सिस्टम का नाम ले समझ जाएंगे कि हम जिस रीजन में हम स्टडी कर रहे हैं, जिस रीजन में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमारे लिए हो गया सिस्टम। ठीक है। तो सिस्टम हमने देखा, सराउंडिंग देखा, बाउंड्री देखा। तो ये तीनों एक साथ ही आपको समझने होंगे। एक सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री तीनों एक ही जगह पर होते हैं। उसके अलावा सिस्टम होते हैं हमारे पास तीन टाइप के। क्लोज सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम होता है और आइसोलेटेड सिस्टम होता है। अब ये तीनों क्या क्या होते हैं इसको डायग्राम से समझते हैं। कि क्लोज सिस्टम अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ बना लेते हैं। इसी सिलेंडर को मैं फिर लेता हूँ, और ये मैं डायग्राम से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे, क्योंकि डेफिनेशन बहुत बार हम गलती कर जाते हैं। तो क्लोज सिस्टम अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने सिस्टम ये डिसाइड कर लिया है। ठीक है। मैं इस बाउंड्री को ले लेता हूँ। तो हमने डिसाइड कर लिया है कि हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, तो मेरे लिए सिस्टम हो गया। अब क्लोज सिस्टम कैसे करेंगे कि ये सिस्टम में अगर मान लीजिए बाहर मास नहीं जाता है और नहीं इसमें अंदर आता है मास, तो अगर मास अगर अंदर और बाहर नहीं जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम क्लोज्ड, क्लोज सिस्टम। और ओपन सिस्टम में ये होगा कि उसमें से मास एंटर कर सकता है और आउट भी हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए इसकी जगह हम मान लीजिए एक नोजल पर स्टडी कर रहे हैं, ये नोजल है। नोजल आप जानते हैं क्या होता है। नोजल में कुछ नहीं होता है, सिंपली यहाँ से जैसे पानी जाता है, पानी की जो टोटी इस तरह से होती है टेपर, तो यहाँ से पानी इधर कम स्पीड से आता है, इधर हाई स्पीड से निकलता है, तो उसको बोलते हैं नोजल। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से फ्लूइड आता है, यहाँ से आता है फ्लूइड। तो फ्लूइड इधर से इंसर्ट होता है, उधर से बाहर निकलता है। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलेंगे, अगर हम मैं इसको सिस्टम मानो, ठीक है, ये मैंने बाउंड्री बना दी इसकी।
तो ये सिस्टम हो गया एक तरह का ओपन सिस्टम। इस ओपन सिस्टम को हम बोल सकते हैं कंट्रोल वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, इसको ओपन की जगह बहुत बार वर्ड यूज किया जाता है कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि इस वॉल्यूम में मास इन मतलब अंदर भी जा सकता है और बाहर भी निकल सकता है। ठीक है, तो यानी मास उसमें अंदर बाहर जा सकता है। तो इसमें तो मास अंदर बाहर जाता है, तो क्लोज सिस्टम में क्या अंदर बाहर जाता होगा? क्योंकि क्लोज सिस्टम अगर बंद ही है, अगर बंद ही है तो उसको स्टडी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें तो किसी भी इस चीज में कुछ में चेंज नहीं आएगा। तो जो एक फ्लेक्सिबल बाउंड्री होती है या फिर आप रिजिड बाउंड्री कुछ भी है, उसको पार कौन कर सकती है? हीट। हीट उसमें बाहर जा भी सकती है और अंदर आ भी सकती है। तो जो क्लोज सिस्टम होगा, क्लोज में तो ओनली हीट अंदर और बाहर जा सकती है, लेकिन ओपन में ये दोनों हीट भी और मास। यानी इसमें अगर यहाँ से मान लीजिए गर्म फ्लूइड आ रहा है, इधर से ठंडा निकल रहा है। जैसे मान लीजिए हीट एक्सचेंजर में होता है, इधर से मान लीजिए फ्लूइड आ रहा है ना? इधर से मान लीजिए गर्म फ्लूइड आ रहा है और यहाँ पर हवा पास हो रही है इधर से, और वो हवा इस फ्लूइड को ठंडा करे तो इधर से ठंडा निकलेगा। तो एक तरह से हीट भी बाहर निकल रही है, फ्लूइड भी अंदर और बाहर जा रहा है, तो ये हो गया ओपन सिस्टम। और ओनली अगर हीट ही अंदर और बाहर हो रही है तब उसको बोलेंगे क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम समझा। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम कुछ नहीं होता है, आप सिंपली समझ सकते हैं जैसे थर्मस होता है। ये थर्मस है, तो इस थर्मस में मान लीजिए हमने कोई पदार्थ भर दिया, गर्म है या ठंडा है। तो क्या होता है उसमें लेयर इस तरह की होती है, जैसे ये, इसमें जो इंसुलेटर लगा होता है। ठीक है, ये इंसुलेटर का काम क्या होता है? ये चारों तरफ से न तो हीट को अंदर आने देता है, बाहर से जो अगर बाहर का टेम्परेचर जाता है तो हीट इसमें अंदर आएगी, न इसकी हीट बाहर जाएगी। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड, क्योंकि इसमें ना तो फ्लूइड अंदर और बाहर जा रहा है, ना तो फ्लूइड अंदर और बाहर जाएगा, ना एनर्जी और अंदर बाहर जा सकती। तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे हम आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लोज सिस्टम ऐसा होगा जिसमें ओनली एनर्जी एनर्जी अंदर और बाहर जा सकती है सिस्टम से। ओपन सिस्टम में एनर्जी भी जा सकती है और मास भी बाहर जा सकता है, और आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी और ना मास। ठीक है, तो जब भी आपको ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम इस तरह के वर्ड आपके सामने आए तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि इसमें क्या प्रोसेस चल रही है। क्योंकि हम जो थर्मोडायनेमिक्स में हम जब भी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब भी इस तरह से वर्ड आ जाएगा क्लोज सिस्टम है, तब कंडीशन चेंज हो जाएगी। ओपन सिस्टम में सारी इक्वेशंस चेंज हो जाएगी और आइसोलेटेड के लिए भी इक्वेशंस चेंज हो जाएगी। तो ओनली वर्ड के यूज से ही वहाँ पर इक्वेशंस में चेंजेस आएंगे। तो आपको क्लोज, ओपन, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपने स्कूल लेवल में पढ़ा है। ठीक है, तो हमने सिस्टम देखा, सिस्टम के टाइप, सराउंडिंग देखा, बाउंड्री देखा। अब हम जो सिस्टम है, किसी सिस्टम के अंदर मान लीजिए कोई गैस है, तो उसके कुछ प्रॉपर्टी होगी, तो उनको किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो उसके बाद आता है हमारा टॉपिक आता है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम को किस तरह से डिफाइन करते हैं। कि कोई सिस्टम है तो उसके कुछ तो गुण होंगे, है ना? तो उनको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो इसको मिटा देता हूँ पहले। तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम कुछ नहीं होता है। अगर मान लीजिए मैं कोई एक ब्लॉक लेता हूँ, मान लीजिए कोई मैटर है, ठीक है, ये सॉलिड है, तो इसमें कुछ मास होगा, यानी इसका कुछ वजन होगा। और मान लीजिए अगर इसको फेंका हुआ है किसी ने तो कुछ वेलोसिटी होगी। तो ये सब इसकी प्रॉपर्टी होगी, यानी प्रॉपर्टी जो उसकी सिचुएशन को बताए कि अभी इसके पोजीशन क्या है। ठीक है, जैसे हम किसी चीज़ को डिफाइन करना चाहते हैं, इस बॉडी को डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे कि इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, इस तरह से। तो ये सब चीज़ हो जाती है इसकी प्रॉपर्टी। इसी तरह थर्मोडायनेमिक्स में जब भी हम किसी सिस्टम पर, ठीक है, जब हम किसी सिस्टम को डिफाइन करेंगे तो मान लीजिए अगर ये एक चेम्बर है, इसके अंदर गैस है, ठीक है, तो हम गैस का मास बताएंगे कितना मास है इसका। ठीक है, तो इस चेम्बर का वॉल्यूम बताएंगे। ठीक है, तो मास हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। हमें पता होगा अगर गैस है तो इसका कुछ प्रेशर भी होगा, है ना, और इसका कुछ टेम्परेचर भी होगा। तो ये सब चीज़ मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर
ये सब इसकी होती है प्रॉपर्टी। ठीक। अब प्रॉपर्टी भी दो टाइप की होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या होता है, मान लीजिए इसी ब्लॉक को फिर बनाते हैं। अब मैं इसको बड़ा बनाता हूँ। अब इसमें गैस, ठीक है, इसमें गैस भरी, इसको बताते नहीं है, ओनली आप मान लीजिए इसमें गैस भरी हुई। इसका मास कुछ m होगा, ठीक है। इस बॉक्स का वॉल्यूम v होगा। किसी p प्रेशर से इसमें गैस भरी हुई होगी जिसका टेम्परेचर T होगा, और मान लीजिए इसमें एनर्जी E है, ठीक है। अगर मैं इस बॉक्स में ये सब प्रॉपर्टीज में, अगर इस बॉक्स को हम मान लीजिए इसका पार्टीशन कर देते हैं, यानी मान लीजिए मैं इसमें एक और एक पार्टीशन डाल देता हूँ, हाइपोथेटिक मान लीजिए इसमें मैंने एक पार्टीशन कर दी, तब क्या क्या चीज बट जाएगी, कौन कौन सी चीज सेम रहेगी और कौन कौन सी चीज में अंतर आ जाएगा। तो मान लीजिए इसमें जो गैस भरी थी तो आधी गैस इधर आ जाएगी और आधी इधर हो जाएगी, तो उसकी वजह से मास का क्या होगा, तो मास तो हो जाएगा इसका m/2, क्योंकि आधा मास इधर आ जाएगा आधा इधर आ जाएगा, तो ये चीज तो बढ़ सकती है। वॉल्यूम भी बढ़ सकता है, क्योंकि आधा वॉल्यूम इधर हो गया, तो वॉल्यूम भी v/2 हो गया, ये भी v/2 हो गया। प्रेशर, जिस प्रेशर से गैस भरी थी प्रेशर में चेंज नहीं आएगा, प्रेशर हमेशा उसका सेम ही रहेगा, तो प्रेशर इधर भी पी रहेगा और इधर भी पी रहेगा। टेम्परेचर, मान लीजिए मैं इसमें पार्टीशन डाल भी देता हूँ, तब टेम्परेचर भी सेम रहेगा, क्योंकि मान लीजिए किसी कमरे में हम एकदम से कोई दीवार लगा दें, एक कमरे के हम दो हिस्से कर दें एक बार में, तो टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आएगा, तो यानी टेम्परेचर में चेंज नहीं है। एनर्जी होती है पूरी गैस की, ठीक है, तो अगर गैस ही आधी आधी होगी तो उसकी एनर्जी भी आधी हो जाएगी, यानी ये भी E/2 हो जाएगा और ये भी E/2। तो जो जो चीज क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है स्टूडेंट, जो जो प्रॉपर्टी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है वो होती है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव समझ लीजिए ये होगा, इसका मतलब होगा क्वांटिटीज, क्वांटिटीज। और ये इंडिपेंडेंट होती है, इंटेंसिव इसलिए इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्वांटिटी, यानी इसको क्वांटिटी से मतलब नहीं है। तो अब इस ब्लॉक में कौन कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, यानी प्रेशर तो हो गया इंटेंसिव, टेम्परेचर हो गया इंटेंसिव, ठीक है, तो ये दोनों तो हो गए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये मास वॉल्यूम, और ये मास वॉल्यूम और ये टोटल एनर्जी, ये हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैं डायग्राम बार बार बना के समझा रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम से अच्छे से आपको जल्दी से रिकॉल हो जाता है, जब भी आप याद करने की कोशिश करते हो तो जल्दी से रिकॉल हो जाता है, क्योंकि डेफिनेशन इतनी जल्दी याद आती नहीं है, ठीक है। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रेशर टेम्परेचर, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी हमारे पास ये मास वॉल्यूम और एनर्जी। अगर हम इनको भी एज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखें, तो आप देखिए डेंसिटी भी होगी, अगर कुछ अगर इसमें है तो डेंसिटी कभी भी मान लीजिए डिवाइड नहीं होती है। अगर ये मान लीजिए इसकी डेंसिटी रो है, अगर मैं इसके दो टुकड़े भी कर दूंगा तो रो डेंसिटी ही रहेगी, क्योंकि डेंसिटी में चेंज नहीं आता है। डेंसिटी होती है पर यूनिट वॉल्यूम का मास होती है ना। तो हम मास को भी अगर ऐसे अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम में लें तो डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर एनर्जी को भी लें तो पर यूनिट मास, पर यूनिट मास में अगर हम एनर्जी को लें, यानी एक पर किलो, एक किलो गैस की एनर्जी कितनी है, तो वो यहाँ पर भी सेम होगी, यहाँ पर भी सेम होगी, हर जगह पे सेम होगी, और सेम ही उसका अमाउंट होगा उसको, तब क्वांटिटी से उसको मतलब नहीं, यानी अगर हम क्वांटिटी से ही डिवाइड कर दें, ठीक है, क्योंकि एक मास क्वांटिटी से अगर पर यूनिट मास से या पर यूनिट वॉल्यूम से, क्योंकि दोनों क्वांटिटी को दिखाते हैं, अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो उस टाइम पर जब ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी तो वो बन जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर रो और E/m, यानी पर यूनिट मास की एनर्जी, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। तो ये अब क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और ऐसी प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती है उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये तो थी आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी, यानी जो एक छोटे छोटे से वर्ड होते हैं, ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। इसके बाद हम एक टॉपिक लेते हैं, उसका नाम है स्टेट एंड इक्विलिब्रियम। अभी स्टेट और इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको हम पहले मिटाते हैं, फिर समझेंगे। तो स्टूडेंट स्टेट एंड इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेट किसको बोलेंगे सबसे पहले देखते हैं। मैं हर एग्जांपल को मैं हर एग्जांपल
एक गैस का चेम्बर और पिस्टन वाला लेकर ही बता रहा हूँ, ताकि आपको एक ही एग्जांपल से हर चीज़ समझ में आए। तो इसके लिए मान लीजिए स्टेट में डिफाइन करना चाहता है, स्टेट होती क्या है। तो एक बार फिर से लेते हैं कि ये पिस्टन है और इसमें गैस है। तो इस गैस का टेम्परेचर कुछ मान लीजिए टी है, प्रेशर पी है, तो प्रेशर पी, टेम्परेचर टी और इसका वॉल्यूम वी। मैं ओनली तीन प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। तो हम तीन प्रॉपर्टी से ये जो प्रॉपर्टी है इससे हम एक स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। यानी हम बता सकते हैं कि इसकी पोजीशन ये है। अगर हम इसको ग्राफ पर बताएंगे तो मान लीजिए मैं अगर ग्राफ पे बताना चाहूँ, ठीक है, अगर तो मैं इन दो के बीच में किसी भी दो के बीच में ग्राफ खींचूंगा, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर ये प्रेशर दिखा रहा हूँ और यहाँ पर टेम्परेचर दिखा रहा हूँ, तो मान लीजिए ये इस तरह से ग्राफ आता है। तो उससे क्या मालूम पड़ेगा कि अगर मैं इस ग्राफ पर कोई भी पॉइंट लूँ तो मुझे यहाँ पर इसकी एक स्टेट पता लग जाएगी। स्टेट यानी इस पॉइंट पर इसका टेम्परेचर पता लग जाएगा और प्रेशर पता लग जाएगा। तो टेम्परेचर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जब हम ऑब्जर्व करें तो उस टाइम पर कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर, कितना वॉल्यूम है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट, है ना। यानी इसकी स्थिति ये है। कुछ देर बाद मान लीजिए मैंने पिस्टन को यहाँ पर मैंने कुछ वेट रख दिया, छोटे छोटे वेट रख दिए, तो उसकी वजह से पिस्टन कुछ नीचे आ जाएगा। इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं। तो मान लीजिए ये पिस्टन आ जाएगा नीचे इस स्थिति में। तो जब भी आप देखेंगे कि जब भी हम ऐसे वेट रखते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर बढ़ेगा। क्योंकि ये पिस्टन नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। और उसका टेम्परेचर ही मान लीजिए बढ़ गया, क्योंकि आपने देखा है जब भी किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसका प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया और ये वापस रुक गई प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ वजन रखा तो कुछ टाइम तक नीचे कर फिर वापस रुक गया। तो हम कहेंगे कि ये स्टेट वन से स्टेट टू में आ गया। तो हम एक स्टेट को मान लीजिए P1 T1 नाम दिया। तो मान लीजिए इस P1 T1 से ये यहाँ पर चला गया T2 T2। हम इस तरह से बोलेंगे कि ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला गया। तो और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने को प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, जो ये चीज़ यहाँ से और यहाँ पर हुई है उसको हम प्रोसेस भी बोलेंगे। और ये प्रोसेस अलग अलग तरह की होती है। कई बार टेम्परेचर फिक्स रखकर प्रोसेस की जाती है, कई बार वॉल्यूम फिक्स रखकर प्रोसेस की जाती है, कई बार प्रेशर फिक्स रखकर प्रोसेस की जाती है। तो प्रोसेस अलग अलग तरीके से होती है, पर उनमें कॉमन चीज़ ये होती है कि स्टेट चेंज होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाता है। स्टेट का मतलब कुछ नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब हम ऑब्जर्व करेंगे किसी गैस को तो उस टाइम पर ये तीनों प्रॉपर्टी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम कितना है, वो तीनों की वैल्यू ही उसकी स्टेट होती है। ठीक है। उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम। अरे इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब भी हम मेजर करेंगे जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, तो हम हमेशा उसको मेजर करेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन में, जब ये स्थिर अवस्था में होगा। जैसे इसमें इस सिलेंडर में गैस भरी हुई थी और मैंने इसको दिखाया था इस तरह, मान लीजिए मैंने यहाँ दिखा रखा। तो यहाँ दिखाने का मतलब ये है कि इस वॉल्यूम पर जब भी इसका वॉल्यूम वी है, इस वॉल्यूम पर और इस प्रेशर पर और इस टेम्परेचर पर ये अभी स्थिर अवस्था में, यानी ये मूव नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर ये मूव कर रहा है तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जब तक मूव करेगा यानी इस पर कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं लगना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए कोई चीज़ गर्म है, मान लीजिए चीज़ गर्म है और सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री और ये 50 डिग्री पर है, तो ऊपर ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है इसकी वजह से क्या एक ड्राइविंग फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हीट बाहर निकलेगी। तो हीट जब तक निकलेगी जब तक ये प्रोसेस रुक नहीं जाए, साम्य अवस्था में नहीं आ जाए, यानी दोनों का कुछ टेम्परेचर मान लीजिए इसका कम होगा इसका बढ़ेगा, तो एक टाइम पर मान लीजिए 35 डिग्री पर आकर रुक गया, यानी ये जो बाहर का सराउंडिंग है इसका टेम्परेचर 35 डिग्री होगा, इसका 35 होगा, तब ये प्रोसेस रुक जाएगी। तो इक्विलिब्रियम उसे भी कहते हैं जब कोई प्रोसेस रुक जाए, यानी उस पर कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं लगा, ना प्रेशर की वजह से, क्योंकि प्रेशर की वजह से लगेगा तो मैकेनिकल फोर्स लगेगा, यानी कोई चीज़ मूव करेगी, और टेम्परेचर की वजह से करेगा तो यानी हर टाइम टेम्परेचर चेंज होता रहेगा इसका। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यानी उस पर कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, या तो थर्मल हो या मैकेनिकल हो, किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए, मैग्नेटिक किसी भी तरह का। और हम ये जितने भी प्रोसेस पढ़ेंगे
ये हमेशा हम इक्विलिब्रियम में ही देखेंगे। अगर मैं एक प्रोसेस की बात करता हूँ, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम बताता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं बात कर रहा हूँ कि प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम उस टाइम पर जब ये प्रोसेस रुकी हुई है। अगर मैं इस पे वेट रख देता हूँ तो वेट भी मैं तब तक उसका प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम नहीं बता सकता जब तक ये वेट नीचे आता था, यानी यहाँ से नीचे आता हुआ ये इस पोजीशन में रुक ना जाए, क्योंकि अभी रुक गया है, यानी मैं कह सकता हूँ कि ये इक्विलिब्रियम में है। तो जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तभी मैं स्टेट डिफाइन करूंगा। तो ये दोनों वर्ड साथ में इसलिए लिए गए हैं क्योंकि हम स्टेट को डिफाइन तभी करेंगे जब हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो। तो जब इक्विलिब्रियम में होगा तभी हम स्टेट डिफाइन करेंगे, और इसके लिए एक वर्ड भी आता है जिसको यूज करते हैं हम, वो होता है क्वासी स्टेटिक प्रोसेस। क्वासी स्टेटिक क्वासी स्टेटिक का मतलब ये होता है कि हम प्रोसेस को धीरे धीरे करें। धीरे धीरे करने का मतलब ये है कि वो हर टाइम इक्विलिब्रियम में होगी। तो यानी मान लीजिए हमें प्रेशर निकालना बाद में कि इतना वेट रखने के बाद इसका प्रेशर कितना होगा, तो हम छोटे छोटे वेट रखेंगे, क्योंकि एकदम से बड़ा वेट रखने पर क्या होगा कि एकदम से एक्सिलरेट करेगा, और एक्सिलरेट करने पर बहुत बार ये हो सकता है कि यहाँ प्रेशर कुछ हो और यहाँ प्रेशर कुछ हो, क्योंकि जब भी कोई चीज़ मूव कर रही होगी स्पीड से तो इसके जो अंदर पार्टिकल्स हैं जो गैस के, वो एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो एडजस्ट नहीं होने से क्या होगा कि एक ही सिस्टम में अलग अलग प्रेशर हो सकता है, यहाँ P1 हो सकता है, यहाँ P2 हो सकता है, यहाँ टेम्परेचर मान लीजिए इसके पास में, ये मान लीजिए ये तेजी से मूव कर रहा है तो इस स्थान पर मान लीजिए टेम्परेचर अधिक हो सकता है और इस तरफ यहाँ पर अलग हो सकता है। तो प्रॉपर्टीज सभी यूनिफॉर्म हो उसके अंदर, उसके लिए हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस करते हैं, यानी प्रोसेस को बहुत धीरे धीरे करते हैं ताकि एडजस्ट होने का टाइम मिले उसमें। उसकी वजह से क्या होगा कि जब भी हम प्रोसेस को इक्विलिब्रियम में ही हम हमेशा इसकी प्रॉपर्टी निकाल पाएंगे, और ये जो प्रॉपर्टी होगी ये पूरे में यूनिफॉर्म होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था स्टेट एंड इक्विलिब्रियम। इसको मिटाते हैं, एक अगला टॉपिक लेते हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद टॉपिक आता है हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, द स्टेट पोस्टुलेट। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, स्टेट पोस्टुलेट में ये है कि हम किसी भी सिस्टम को किसी भी सिस्टम की स्टेट को बहुत सारी प्रॉपर्टी से दिखा सकते हैं। प्रेशर से दिखाते हैं, हम टेम्परेचर दिखाते हैं, वॉल्यूम दिखाते हैं, डेंसिटी दिखा सकते हैं, मास दिखा सकते हैं, हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव मिला के बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी होती है। पर हमें एक स्टेट को फिक्स करने के लिए मिनिमम कितनी प्रॉपर्टी की जरूरत है, वो होती है स्टेट पोस्टुलेट में। जैसे हमें पता है कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, मान लीजिए मैं इन दो को फिक्स कर देता हूँ तो तीसरा अपने आप फिक्स हो जाता है। ये प्रयोगों से हमने देखा हुआ है। अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स कर देता हूँ तो वॉल्यूम अपने आप फिक्स हो जाता है, और अगर प्रेशर और वॉल्यूम फिक्स कर देता हूँ तो टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। यानी इन दोनों कॉम्बिनेशन में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि अगर हमें दो चीज़ पता हो, प्रेशर और टेम्परेचर पता हो, तो हम उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम बता सकते हैं। अगर हमें उसका प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है तो उसका टेम्परेचर बता सकते हैं। यानी प्योर सब्सटेंस के लिए, या मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, प्योर सब्सटेंस के लिए, प्योर हो यानी उसमें दो फेज नहीं हो, एक ही फेज में हो, यानी ओनली अगर वो गैसियस फॉर्म में तो पूरा गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए मैं एक इसको कंप्रेसिबल, इसमें फ्लूइड भरा हुआ वैसे ही से पिस्टन वगैरह के लेते हैं, तो मैं मान लीजिए इसका प्रेशर, ठीक है, और इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी पर यूनिट मास का वॉल्यूम है ना, तो यानी मैं प्रेशर और वॉल्यूम फिक्स कर दिया तो इसका टेम्परेचर अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो स्टेट पोस्टुलेट का मतलब ये है कि हमें इसकी स्टेट डिफाइन करने के लिए कितनी प्रॉपर्टी की जरूरत होती है, तो हमें ओनली टू प्रॉपर्टी की जरूरत है इस कंडीशन में। तो स्टेट पोस्टुलेट में ये कि हमें मिनिमम कितने नंबर की जरूरत है किसी की स्टेट को डिफाइन करने के लिए, तो हम स्टेट को डिफाइन करने के लिए ओनली प्रेशर, टेम्परेचर, या प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, या फिर टेम्परेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम, इस तरह के ओनली दो प्रॉपर्टी से ही काम चल जाता है। ठीक है, ये थी प्योर सब्सटेंस के लिए, यानी इसमें एक ही फेज में हो। अगर दो फेज में हो तब हमें क्या होता है कि ये वैसे तो इंडिपेंडेंट है, जैसे प्रेशर इंडिपेंडेंट है स्पेसिफिक वॉल्यूम से, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम में चेंज का प्रेशर का कोई इससे संबंध नहीं है। लेकिन
अगर इसमें वेपर हो, जैसे फेज चेंज हो रहा हो, यानी पानी बॉईल कर रहा हो और गैस बन रहा हो, तो उसमें पानी भी होगी और गैस भी होगा, यानी पानी भी होगा और गैस भी होगा। इस सिचुएशन में क्या उसमें दो फेज हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये डिपेंड करते हैं तीसरे यानी टेम्परेचर पर भी। जैसे मान लीजिए पानी बॉईल होता है, हम बोलते हैं 100 डिग्री पर, ठीक है, 100 डिग्री पर वो होता है प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। मान लीजिए मैं प्रेशर बढ़ा दूं, मान लीजिए 2 ATM कर दें इसको, तब ये 100 डिग्री से ज़्यादा होगा, ग्रेटर 100 डिग्री से ऊपर ही बॉईल होगा, 100 डिग्री पर बॉईल नहीं होगा, यानी फेज ही चेंज नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि ये प्रेशर और टेम्परेचर ये आपस में डिपेंड है एक दूसरे पर, वैसे डिपेंड नहीं होते थे पर ऐसे डिपेंड होते थे चेंज में। ठीक, ये हम वैसे आगे पढ़ेंगे, इसको ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें ओनली स्टेट प्रोसीजर समझना है, क्योंकि ये अभी आपके आएगा नहीं, इस आगे वाले चैप्टर्स में बहुत बाद में, जो बात के जो लेक्चर होंगे उनमें आएगा, तो वहाँ हम इसको समझ लेंगे। अभी ओनली हम इस छोटे से टॉपिक को समझ रहे थे कि एक स्टेट को डिफाइन करने के लिए कितनी प्रॉपर्टी जरूरत पड़ेगी। तो मिनिमम है लगभग लगभग दो की जरूरत पड़ेगी जब तक वो प्योर फेज में, ठीक है। तो अगर हम इसका प्रेशर और वॉल्यूम सेट कर दें तो टेम्परेचर हम पता कर सकते हैं, ये हम आगे देख लेंगे, ठीक। तो स्टूडेंट यहाँ इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम, इसमें तो हमने ओनली टर्मिनोलॉजी देखी, छोटे छोटे वर्ड्स और इनकी डेफिनेशन देखी थी। इसके बाद हम जीरो लो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जीरो लो से स्टार्ट करें, थर्मोडायनेमिक्स से जीरो लो, ठीक है। और उसके बाद हम टेम्परेचर स्केल भी देखेंगे, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।